हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अब से थोड़ी ही देर बाद नीतीश कुमार जेडीयू के पार्टी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं पटना, और वहां उन्हें नेता चुना जाएगा विधायकों का। जो चुने गए विधायक हैं पार्टी नेता हैं। अनौपचारिक ये मुलाकात नीतीश कुमार करेंगे। 20 घंटे तक चली वोटों की गिनती के बाद एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, लेकिन अब तक एनडीए के दोनों बड़े दलों जेडीयू और बीजेपी ने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। तो चुने गए विधायकों से मुलाकात नीतीश कुमार की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ हमारी सहयोगी निधिश्री जुड़ रही हैं। जरा जानते हैं निधिश्री से, इंतजार किया जा रहा है निधि नीतीश कुमार के पहुंचने का, कब तक पहुंचने की उम्मीद? जी बिल्कुल, 4 बजे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया था, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं रुमाना कि ये विधायक दल की मीटिंग नहीं है। अभी तमाम जो 115 प्रत्याशी थे जो इस बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर उतरे थे, उन सभी की मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। और इसके अलावा जो बड़े नेता हैं जेडीयू में, जैसे संजय झा, विजय चौधरी, आरसीपी सिंह, ये जो तमाम नेता है वो सभी यहां पर पहुंच रहे हैं और इंतजार बस किया जा रहा है नीतीश कुमार का। इसके बाद तय होगा कि जो कैंडिडेट्स जीते हुए हैं, जो विधायक बनकर आए हैं, उनके विधायक दल का नेता जब नीतीश कुमार को चुना जाएगा, इसके बाद स्पष्ट होगा। ये औपचारिक मीटिंग है और चूंकि ऐसा है कि चुनाव के बाद जो है सबको बधाई दी जानी है और जो भी जीते हैं हारे हैं सबको एक साथ बुलाया है यहाँ पर नीतीश कुमार ने। तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर गहमा गहमी जो है बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है और कुछ ही देर में नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अब से 4 बजे का टाइम चलती हूँ। नीतीश कुमार के घर पर ही जैनेंद्र कुमार मौजूद है, हमारे सहयोगी। जैनेंद्र से जानते हैं, जैनेंद्र क्या निकल गए नीतीश कुमार? जैनेंद्र से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैनेंद्र के पास भी चलेंगे। और साथ ही राबड़ी देवी के आवास से हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसका जवाब मिल चुका है, नीतीश कुमार। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार नीतीश शपथ कब लेंगे बतौर मुख्यमंत्री, इस पर भी तस्वीर काफी हद तक साफ होने लगी है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, भैया दूज के दिन नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। यानी 7 के शुभ से नीतीश का शुभारंभ होगा। और ये 7 का अंक का संयोग इस बार ऐसा बना है कि 7-7 संयोग नीतीश के साथ बनते जा रहे हैं। पटना से दिल्ली तक चल रहे जश्न के बीच पीएम मोदी ने सारे सवालों पर विराम लगा दिया है और तय हो गया कि बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। अब ताजा खबर ये है कि नीतीश कुमार 16 नवंबर को शपथ ले सकते हैं। जैसे ही 16 नवंबर की तारीख का ऐलान हुआ, नीतीश की सत्ता से ज्यादा संयोग की चर्चा होने लगी। नीतीश का लकी नंबर 7 बताया जाने लगा, क्योंकि 1-2 नहीं 7-7 संयोग नीतीश के साथ दिख रहे हैं। मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली, लेकिन 7 दिन बाद ही नीतीश की सरकार गिर गई। राबड़ी देवी ने सरकार बना ली, लेकिन सत्ता का जो नाता नीतीश से जुड़ा वो अब तक चल रहा है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरी बार नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर 2005 में सरकार बनाई। सरकार 5 सालों तक चली। तीसरी बार भी 2010 में नीतीश ने शपथ ली। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। लेकिन 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विरोध करते हुए नीतीश ने कुर्सी छोड़ दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मांझी के हाथ में सत्ता सौंप दी, लेकिन 2015 में वो वापस सीएम बन गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और पूर्ण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2015 में लालू के साथ चुनाव लड़कर नीतीश फिर सीएम बने, लेकिन ये साथ भी 2 साल का ही रहा। लालू से नाता टूटा और बीजेपी के साथ हुआ। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय
बिहार राज्य के 2017 में नीतीश छठी बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बन गए और अब 7वीं बार शपथ की तैयारी है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं और 16 तारीख का योग हुआ 7, तो शपथ की तारीख से भी 7 का संयोग सीधा जुड़ रहा है। 71 से घटकर नीतीश के विधायकों की संख्या 43 हो गई है, फिर भी नीतीश सीएम बन रहे हैं और 43 का योग भी 7 है जो संयोग है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। चुनाव में नीतीश की उम्र को लेकर तेजस्वी ने जोरदार हमला बोला था। 1951 में जन्मे नीतीश कुमार का ये 70वां साल चल रहा है और ये भी 7 से जुड़ा नीतीश कुमार के लिए एक संयोग है। जंगल राज के 15 साल बनाम सुशासन के 15 साल पर नीतीश ने चुनाव लड़ा। अब जब नीतीश की ताजपोशी होने जा रही है तो ये उनके सत्ता का 16वां साल होगा और 16 का योग भी होता है 7। जो सर्वे हमने दिखाया था एग्जिट पोल सी वोटर और एबीपी न्यूज का, बिल्कुल ठीक उसी के आसपास एनडीए 125 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। से मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नतीजे भले ही नीतीश के मन मुताबिक न रहे हों, लेकिन नीतीश के लिए अंत में सब भला हो रहा है। अब लोग नतीजों की तारीख को भी इससे जुड़ा संयोग बता रहे हैं। 10 नवंबर 2020 को जोड़ें तो उसका योग भी 7 होता है। नीतीश ने 7 निश्चय को ही अपना घोषणा पत्र बना रखा था और फिर सत्ता में आने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आए और 7 से उनका नाता इसी तरह बना हुआ है। नीतीश के लिए 7 लकी नंबर रहा है और अब सत्ता पर 7वीं बार कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। तो नीतीश का ये 7 से आपने कनेक्शन देखा। सीधे आपको लिए चलते हैं। अब जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है, नीतीश कुमार के घर के बाहर वो मौजूद हैं। जैनेंद्र, नीतीश कुमार का जेडीयू दफ्तर में इंतजार हो रहा है, घर के बाहर किसी तरीके की कोई हलचल, कब तक निकल सकते हैं नीतीश कुमार, जानकारी कुछ? जी रोमाना, मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा दस्ता है वो बिल्कुल स्टैंड बाई पर है। 4 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू दफ्तर पहुंचना था, लेकिन संभवतः मुझे लगता है कि वहां पर जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी तब नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे, क्योंकि यहां से जेडीयू दफ्तर पहुंचने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। ये अणे मार्ग है, एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है और सुरक्षा दस्ता जो है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन उन्हें अभी तक मुख्यमंत्री आवास से सूचना नहीं मिली है। देखिए, ये जो सारी आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सभी गाड़ियां हैं सुरक्षा दस्ता की, ये बंदोबस्त पूरी है यहां पर और इंतजार हो रहा है नीतीश कुमार के बाहर निकलने का, क्योंकि सबको इंतजार है चुनाव नतीजों पर नीतीश कुमार के बोलने का। चुनाव नतीजे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, सिर्फ एक ट्वीट आया है अब तक मुख्यमंत्री का, जिसमें कि उन्होंने जनता को मालिक बताया, नरेंद्र मोदी जैनेंद्र आभार जताया, लेकिन मेरे ख्याल से न सिर्फ पहली बार आज शायद सुने हम लोग नीतीश कुमार को, जब से नतीजे आए हैं आज पहली झलक भी होगी ना, पहली बार आज ही नजर आएंगे ना? देखिए, एक दिन पहले पहले शिक्षा मंत्री जो थे देश के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाती हुई एक तस्वीर जो एक वीडियो जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था। तो मुझे लगता है कि झलक अगर हम कहें तो झलक तो उनकी कल एक मिल गई थी नतीजों के बाद, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री आवास से वो पहली दफा की बात कर रहे हैं कि पहली बार जब वो सीएम हाउस से बाहर आ रहे होंगे और पहली बार लाइव तस्वीरें उनकी आज नतीजों के बाद देखने के लिए मिलेंगी। अमूमन जब नतीजे आते हैं तो नेता बाहर आते हैं, उसी दिन उसी तारीख को आकर अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उस तरीके की कोई लाइव प्रतिक्रिया अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से मिली नहीं है, जिसका इंतजार आज किया जा रहा है। तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। इस बीच देखिए, जीत के बाद पहली बार नीतीश कुमार विधायकों से आज मिलने जा रहे हैं, वहीं हार के बाद तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है अपने विधायकों से और पहली बार मीडिया के सामने भी वो आ गए। इस मामले में वो नीतीश पर भारी पड़े हैं। नीतीश की जीत पर सवाल खड़े किए तेजस्वी यादव ने आज मीडिया के सामने आकर। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा, नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोड़ तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से
उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक एजेंडा सेट किया और ये जो नतीजा आया है ये हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष में। और हम लोग तो धन्यवाद यात्रा में भी जल्दी ही जाएंगे, लेकिन सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। लीजिए, धन्यवाद यात्रा के लिए ताल ठोक रहे हैं तेजस्वी यादव। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के बाद अब आने वाले समय में चुनाव बंगाल में है। बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है और विरोधी लामबंद हो रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तेजस्वी यादव से उन्होंने फोन पर बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव नतीजों पर ममता ने तेजस्वी यादव से बात की। तो किस तरीके से हलचल तेज, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं पटना जेडीयू दफ्तर। जेडीयू दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं प्रशांत कुमार भी। जरा जानते हैं प्रशांत कुमार से, जो निधि ने अभी जानकारी दी कि तमाम उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरे थे जेडीयू की तरफ से, सबको बुलाया गया है। पहुंचने का सिलसिला, क्या सभी पहुंच चुके हैं? 115 के 115 उम्मीदवार। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए रोमाना, इनमें से ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं और जैसा निधि बता रही थी कि जो भी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे उन सबको बुलाया गया है। उसके अलावा पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उन सबों को बुलाया गया है। और सबकी नजर, जैसा आप बात करी थी जैनेंद्र से, सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नीतीश कुमार आखिर क्या बोलते हैं अपने उम्मीदवारों के सामने, अपने पदाधिकारियों के सामने। क्योंकि एक तरह से पब्लिक स्पीच अगर बोलें, हालांकि उसका शायद उसको सीधा प्रसारण सामने नहीं आया, लेकिन पब्लिक स्पीच एक तरह से पार्टी पदाधिकारियों के सामने वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। और यही देखना होगा कि जो पार्टी की एक तरह से प्रदर्शन में खराब प्रदर्शन हुआ है, 25-27 सीटों की गिरावट आई है, उसके बारे में नीतीश कुमार क्या कहते हैं। इसके अलावा उम्मीद यह भी की जा रही है कि जो बीजेपी के साथ, चूंकि अब छोटे भाई की भूमिका में आ गई है जेडीयू, किस तरह का संबंध रहेगा, कैसे आगे फिर सरकार चलनी है, इन सब बातों के बारे में उम्मीद ये की जा रही है कि नीतीश कुमार अपने पदाधिकारियों और जो जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे, देखिए दरअसल इंतजार इसी बात का है कि नीतीश के मन में क्या है, ये शायद आज साफ हो पाए। एनडीए में बिहार में जिस तरीके से बीजेपी के मुकाबले छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू आ गई है, अब नीतीश कुमार क्या कहेंगे? नीतीश कुमार नैतिकता की कोई आवाज उनके मन में अगर चल रही है, क्या उसे साझा करेंगे? मीडिया के सामने आकर देश को इस बारे में वो जानकारी देंगे क्या? ये वो तमाम बड़े सवाल जिसका इंतजार है नीतीश के सीएम बनने को लेकर। हालांकि सारे सस्पेंस तो खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी सवाल हैं। मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल है। अब की बात, नीतीश के कैबिनेट में किसकी हिस्सेदारी बड़ी होगी, जेडीयू की या बीजेपी की? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चुनाव से पहले नीतीश ही चेहरा थे और नतीजे के बाद नीतीश ही सीएम बनेंगे। तो क्या हुआ अगर नीतीश अब की बार बिहार में बड़े भाई का कद खो चुके? नीतीश पर अब नो कंफ्यूजन, ये बात खुद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है। लेकिन फिर यहाँ से आगे का सवाल ये है कि नीतीश मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, पर कैबिनेट में जेडीयू की हिस्सेदारी कितनी होगी? इस सवाल को समझने के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के आंकड़े पर नजर डालें। इस चुनाव से पहले जेडीयू के 71 विधायक थे और सरकार में 18 मंत्री, यानी मंत्रिमंडल में जेडीयू की हिस्सेदारी 60% थी, जबकि बीजेपी के 53 विधायक थे और 12 मंत्री, यानी मंत्रिमंडल में बीजेपी की हिस्सेदारी 40% थी। लेकिन ये तो आंकड़ा 2015 के चुनाव के बाद का है। 2020 में तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है। अब की बार जेडीयू के सिर्फ 43 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि बीजेपी 74 सीटें जीतकर नीतीश से बहुत आगे है। इसीलिए सवाल कायम है कि सीएम का पद तो मिल गया, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में नीतीश को वही सम्मान मिल पाएगा? बीजेपी वहां भी बड़ा दिल दिखाएगी और छोटे भाई बड़े भाई के फर्क को भूल जाएगी।
तो देखिए, नतीजों के बाद नंबर में जेडीयू से आगे बीजेपी, और ऐसे में आज जब नीतीश कुमार आएंगे तो क्या नीतीश कुमार मीडिया के सामने भी अपनी बात रखेंगे? इस पर हमारी नजर। फिलहाल इंतजार हो रहा है जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार का। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पहली बार जब सीएम की शपथ ली, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, अलग अलग समय की तस्वीरें। ये 7वां मौका होगा इस बार जब नीतीश कुमार बतौर सीएम शपथ लेंगे बिहार में मुख्यमंत्री पद। नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, नीतीश कुमार पहुंचे अपने पार्टी दफ्तर। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं से घिरे हुए नीतीश कुमार। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नीतीश कुमार को लेकर, और भीतर वो 115 उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ बैठकर चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार ये बैठक करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को, चेहरे पर मास्क, हमेशा की तरह वही सफेद कुर्ता पजामा नीतीश कुमार ने पहना हुआ है। ऊपर वो नेहरू जैकेट ग्रे रंग की, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, मीडिया की तरफ इशारा करते हुए कैमरे को देखा उन्होंने, और अब आगे बढ़ रहे हैं वो। अब दफ्तर के भीतर नीतीश कुमार जाते हुए आप देख रहे हैं। यहीं बैठक चलेगी, यहीं मंथन होगा, और ये जिस समय पहुंचे थे नीतीश कुमार, उस समय की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कार्यकर्ताओं का पहले अभिवादन स्वीकार किया, उसके बाद मीडिया के कैमरे की तरफ देखकर भी उन्होंने एक तरीके से अभिवादन स्वीकार किया, इशारा करते हुए मीडिया के कैमरों की तरफ पार्टी के दफ्तर के भीतर चले गए नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर पहले पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जीत के बाद ये पहला मौका जब नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों से मिलने पहुंचे हैं, और न सिर्फ विधायक बल्कि वो तमाम 115 उम्मीदवार जिन्हें इस बार जेडीयू की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा गया था, उन सभी को बुलाया गया है पार्टी दफ्तर। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहां पर मौजूद हैं, और उन सबके बीच पहली बार नीतीश कुमार। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब पार्टी दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार, सहज अंदाज में मीडिया के कैमरों की तरफ अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, और ये अपनी पार्टी दफ्तर के भीतर दाखिल होते हुए नीतीश कुमार। यहीं पर मंथन होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, और जेडीयू को कहीं ना कहीं अपनी भूमिका भी अब तय करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में एनडीए में जेडीयू अब बड़ा भाई नहीं रही है। उसे बीजेपी के साथ छोटे भाई के तौर पर भी अब अपनी भूमिका तय करनी होगी। देखिए, 16 नवंबर को, यानी जिस दिन भाई दूज है, नीतीश कुमार के शपथ लेने की उम्मीद की जा रही है। ये 7वीं बार होगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार बिहार नीतीश कुमार से चाहता क्या है, बिहार के लोग क्या चाह रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए हमारी। मुझे लगता है नीतीश जी से ज्यादा कोई इसको नहीं समझ सकता। बिहार इस सबसे आज तकरीबन प्रांतों में से सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत वही है। हर गांव में माफिया है। बिहार चुनाव में एबीपी न्यूज आपकी आवाज बना। मैं यहाँ पे तो जरूर से कहूँगा कि अपराध में सुधार तो हुआ ही है, और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप एजुकेशन सिस्टम को में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। और अब सरकार बनने के बाद एबीपी न्यूज की मुहिम उसी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। आपके सपनों का बिहार बनाने के लिए आपकी उम्मीदों को नीतीश कुमार तक पहुंचाना है, और इसीलिए एबीपी न्यूज ने शुरू की है ये मुहिम, सुनो सरकार, ऐसा हो मेरा बिहार। अब सरकार और जनता के बीच एबीपी न्यूज उस कड़ी को जोड़ रहा है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, और अब एबीपी न्यूज की मुहिम उन्हीं रत्नों को बिहार निर्माण से जोड़ने की है। हमने 7 सवालों की लिस्ट तैयार की और बिहार की इन हस्तियों से जानने की कोशिश की कि आखिर कैसा हो मेरा बिहार, हमारा आपका बिहार। पहला सवाल, नीतीश कुमार की नई सरकार को पहला काम क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल, बिहार में कौन कौन सी कमियां नजर आती हैं। तीसरा सवाल, क्या नीतीश ने पिछले 15 सालों में बिहार का विकास सही तरीके से किया। चौथा सवाल, बिहार में अपॉर्चुनिटी की कमी है, अगर हाँ तो इसे कैसे ठीक करें। पांचवा सवाल, शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ता है। छठा सवाल, क्या बिहार में अपराध पर नीतीश ने काबू पा लिया है। और 7वां सवाल, बाहर रहने पर बिहारी शब्द से बचना चाहते हैं या आप गर्व के साथ इसे स्वीकार करते हैं।
बिहार के इन सभी रत्नों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और आने वाले 5 सालों का रोड मैप अपने अनुभवों से बताया। इन सवालों का एक एक जवाब सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों से लेकर हर आम आदमी को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि अगर रफ्तार पकड़ेगा बिहार तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। देखिए, बिहार से जुड़ी ये हस्तियां हैं। एबीपी न्यूज ने बिहार की इन हस्तियों से सवाल पूछा कि आखिर नीतीश की ये जो नई सरकार है, इसे सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए उनको कि जो पिछले 15 साल में अपने वायदे किए थे वही पूरे करना चाहिए इनको। 15 साल के वायदे बोल रहा हूं मैं, 5 साल के नहीं। और ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले 5 हफ्ते में जो नए वायदे किए थे। बात यह है, इनको अपने पूरे वायदे शुरुआत से लेकर आज तक पूरे निभाने चाहिए, जो ईमानदारी से। इसी वजह से आदमी वापस आता है। आज ये लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। लोग इसलिए इनको वापस लाए हैं क्योंकि ये आरजेडी को और लालू या राज को दोबारा वापस लाना नहीं चाहते थे, इसलिए वापस लाए हैं। नॉट बिकॉज दे वांटेड नीतीश, दे डिड नॉट वांट नीतीश। इफ यू लुक एट द पब्लिक ओपिनियन, वो कहते थे साहब नीतीश साहब ने कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार वैसे है, आदमी की हालात वैसे है, बेरोजगारी वैसे है, और अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम इतना बढ़ चुका है, हर चीज है। लोग खुश थोड़ी हैं, ना खुश हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बढ़ी हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि साहब नीतीश नहीं आएगा तो लालू राज आ जाएगा, क्योंकि तेजस्वी के थ्रू राज आ जाएगा। को खूब समझेंगे कि उन्हें सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बिहार में जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अभी, वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, जिस पर मुझे लगता है कि नीतीश जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त और नष्ट हो गई है। विश्वविद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, विभाग के विभाग खाली हैं, पढ़ाई लिखाई इसलिए वहाँ होती नहीं। इसीलिए वहाँ के लड़के और लड़कियाँ जो साधन संपन्न हैं वो दिल्ली में और दूसरी जगहों पर जाकर पढ़ते हैं। गरीब के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अध्यापक ही नहीं होंगे तो पढ़ाई क्या होगी। इसलिए नीतीश को पहला काम यह करना चाहिए कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार का, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, और ये समस्या अभी की नहीं है, ये सालों सालों से चला आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप पूरी तरह से ओवरऑल कीजिए। स्कूल कुछ हद तक नज़र आ रहे हैं, पर सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दें, आप छोटे गांव में जाएं या फिर छोटे शहरों में जाएं, वहाँ पर भी समस्या यही देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ हायर एजुकेशन के नाम पर बहुत कम इस प्रकार की संस्थाएं हैं जहां पर अच्छा काम हो रहा है। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, पर स्टेट रन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इन सब एरियाज़ पर विचार करना होगा, और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप एजुकेशन सिस्टम को में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएँ। 3-4 सेक्टर्स जो रिसेंट टाइम्स में बड़ा ऑब्वियसली टुवर्ड्स फेलियर शो कर रहा था, वो है एम्प्लॉयमेंट, पैंडेमिक में हेल्थ सेक्टर जो डिटेरिएटिंग स्टेज पे था, बिकॉज नीदर डॉक्टर्स वर देयर नॉर द हॉस्पिटल्स आर कमेंसुरेट टू द पेशेंट्स नंबर। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनको 3 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। सेकंड, हेल्थ सेक्टर जिससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि वो वहाँ भी अच्छे हो सकते हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, और मोहल्ला क्लिनिक भी खोलें जिससे रोज़मर्रा की जो पेशेंट होते हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगी, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा माइंडसेट चेंज करना होगा। चलता है वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव मेजर्स के लिए इफ़ेक्टिव चेंजेस चाहिए।
इफेक्टिव चेंजेस के लिए आपको इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, आपको इंसेंटिव्स देने होंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वो आप 15 साल में सच पूछा जाए तो आपने बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखा है, बट एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना ध्यान में नहीं रखा है। देखिए, बिहार की जो पहचान है वो सबसे ज्यादा यूपीएससी एग्जाम पास करने वाले राज्य के तौर पर रही है, लेकिन फिर भी बेहतर शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? हाँ, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्यापक ही नहीं हैं, तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो छात्र वहाँ रह के क्या करेंगे? और इसीलिए कहीं कोई किसी विश्वविद्यालय में सेशन समय से नहीं होता। हमारी 2 नातिनें, बेटी की बेटियाँ मजबूरी में बिहार में पढ़ रही थी, छोड़ के बाहर जाना पड़ा उनको, क्योंकि 3 साल 4 साल में एक क्लास पास करते हैं लोग, वहाँ सेशन समय से नहीं होता। विश्वविद्यालयों की व्यवस्था ऐसी हो कि समय से परीक्षाएं हों, समय से रिजल्ट निकले, ताकि छात्रों का भविष्य बने, वो विभिन्न कंपटीशनों में शामिल हों और अपना रोजगार बिहार में चाहे बाहर खोजें। एक बात बताइए कि ये मजबूरी की वजह से जाता है वहाँ से, अपना घर बार छोड़ के, अपना सब परिवार, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के बाहर निकल जाता है पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए। क्यों जाता है? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। इसी डिमांड इतनी है, सप्लाई है नहीं। अब वहाँ पर अगर कोई अच्छा स्कूल कॉलेज वगैरह खुला हो तो वहीं करेगा, अच्छी फैक्ट्री हो तो वहीं रोजगार मिल जाए तो वहीं काम करेगा। देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर ध्यान नहीं दिया गया है, नंबर 1। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन, आज बिहार का पलायन एजुकेशन के मामले में मैक्सिमम क्यों है? और वही लोग वहाँ बाहर आके बिहार के ही लोग छाए हुए हैं। कैसे? ओनली बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स, प्लस होराइजन उनका खुल जाता है। वहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी बताइए जो एक समय में टॉप क्लास यूनिवर्सिटी होता था, उसमें आप देखिएगा तो किस तरह से उनका ह्रास हो रहा है, किस तरह से डाउनफॉल हो रहा है। इसलिए आपका वो रिसोर्स है, उस रिसोर्स को अपने पास रखने के लिए आपको इंसेंटिव देना होगा, इन्वेस्टमेंट देना होगा, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, ताकि वो रहें। नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट है। तो रह कौन जाता है? जो पढ़ता नहीं है। लेकिन अभी भी सरकारी स्कूलों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। हर कस्बा में, हर जिले में आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल मिलेगा और लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि जो स्कूल है उसके स्तर को बढ़ाए, और स्कूल के स्तर को बढ़ाने के लिए वहां शिक्षकों की ट्रेनिंग की दी जाए, शिक्षकों की बहाली की जाए, उनकी पात्रता परीक्षा ली जाए। ये लगातार काम करने की जरूरत है। आज बिहार से यूपीएससी करने के लिए या फिर आईआईटी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, एंट्रेंस तैयारी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि यहाँ एक अच्छी योजना बनाकर, यहाँ जमीन मुहैया कराकर एक शिक्षा का हब बनाया जाए, ताकि बिहार के बच्चे बिहार में ही रहें। दिल्ली के निजी अस्पतालों के आईसीयू बेड आरक्षित रखने का दिल्ली सरकार का फैसला लागू रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली के 33 निजी अस्पताल, वहां 80% आईसीयू वाले बेड को आरक्षित रखने का दिल्ली सरकार का फैसला जो है वो अब लागू रहेगा।